फिजिक्स में हम लोग हर चीज को नापना चाहते हैं और जब तक नापेंगे नहीं तब तक हम लोग सही सही बता नहीं सकते कि कोई भी प्रक्रिया कैसे हो रही है। तो इसीलिए मापना, अंकन करना एक फिजिक्स की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि अगर दो पदार्थों में आवेश है, दो कणों के पास आवेश है, तो वो एक दूसरे पर बल लगाएंगे। अब ये बल कितना होगा और किस किस पर निर्भर करेगा, इसके लिए कूलम ने नियम बनाया। कूलम ने ये जो नियम बनाया, इसके लिए वो गुरुत्वाकर्षण के बल से बहुत प्रभावित थे और उसी आधार पर ही ये उन्होंने बनाया। और आप देखेंगे कि इसके स्वरूप में वैसा ही स्वरूप है जैसा गुरुत्वाकर्षण के बल का स्वरूप है। तो कूलम का नियम दो ऐसे कणों के लिए है जिनके पास विद्युतीय आवेश है। एक के पास विद्युतीय आवेश Q1 है और दूसरे कण के पास विद्युतीय आवेश Q2 है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q1, क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q2, और इन दोनों के बीच R की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी R है। तो Q1 Q2 पर बल लगाएगा और Q2 Q1 पर बल लगाएगा। इस बिंदु पर भी बल लग रहा है, इस बिंदु पर भी बल लग रहा है, पर हम इसको बोलते क्या है, दोनों के बीच बल लग रहा है। बीच में यानी बीच के किसी स्थान पर बल नहीं लगता है। उसका मतलब ये होता है कि दोनों के बीच, अर्थात एक दूसरे पर बल लगाता है और दूसरा पहले पर बल लगाता है। तो ये जो बल होता है, ये बल एक समान है, जितना ये इस पर लगाता है उतना ही ये इस पर लगाता है। और ये जो बल है, इसके बारे में कूलम ने हमको दो नियम बताए। पहला कि जितना ये वाला चार्ज अधिक होगा, जितना ये आवेश अधिक होगा, उतना ये बल अधिक होगा। जितना ये आवेश अधिक होगा उतना ही बल ये अधिक होगा। और अगर दोनों आवेश में परिवर्तन होता है तो बल में कितना परिवर्तन होगा। ये जो परिवर्तन है, उन्होंने बताया कि Q1 और Q2 इन दोनों को आपस में ऑपरेट करिए। कैसे ऑपरेट करेंगे, दोनों को आपस में संबंध कैसा बनाएंगे। Q1 और Q2 के बहुत संबंध हो सकते हैं, जैसे इसको हमने 2 गुना कर दिया और इसको 4 गुना कर दिया। Q1 को 2 गुना किया, Q2 को 4 गुना किया, तो ये बल कितना बढ़ेगा। तो हमने बोला कि इसको 2 गुना किया, इसको 4 गुना किया, 6 गुना बढ़ जाएगा। दूसरा आया, उसने बोला नहीं, Q1 को आपने 2 गुना किया है, Q2 को 4 गुना किया है, तो ये बल जो है 2 गुणित 4 8 गुना बढ़ जाएगा। तीसरा आया, उसने बोला नहीं, 2 की पावर 4 16 गुना बढ़ जाएगा। तो हमने इसको 2 कर दिया, इसको 4 कर दिया, लेकिन उन दोनों के बीच कौन सा संबंध हमको लेना है कि बल कितना बढ़ेगा। 2 धन 4, 2 गुणित 4, 2 की घात 4, 4 की घात 2, ऐसा क्या होगा। तो उसके बारे में कूलम ने बताया कि इसमें जो नियम हमें लेना है वो ये है कि दोनों के गुणनफल के बराबर बढ़ेगा। गुणनफल के बराबर यानी कि फोर्स या बल समानुपाती है Q1 और Q2 के गुणनफल के। दूसरा नियम उन्होंने बताया कि ये जो बल है, जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी ये बल कम होता जाएगा। और कम कितने गुना होगा। R अगर 2 गुना हो जाता है तो ये बल आधा हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा, या कितना कम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये R की पावर 2, R की घात 2 के बराबर इसमें कमी आएगी, कमी आएगी, कमी आएगी। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जैसे जैसे ये दूरी बढ़ते जाती है बल का मान कम होते जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम अनुपाती। तो ये आवेश के समानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती है। दूरी बढ़ेगी बल कम होगा, और दूरी अगर 3 गुना बढ़ गई
तो बल 3 गुना कम नहीं होगा, बल 9 गुना कम होगा उसके वर्ग के बराबर। ये दो इसके मुख्य नियम हैं। अब इन दोनों नियमों को यदि हम मिला दें तो ये इस प्रकार बनता है, F बराबर F समानुपाती Q1 Q2 R स्क्वायर। ये समानुपाती है, तो बराबर किसके होगा? तो बराबर के लिए उन्होंने हमें बताया F बराबर, तो हमें एक इसमें कांस्टेंट लगाना होगा और वो कांस्टेंट उन्होंने लगाया कूलम्स कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट हम लोग ज्यादा प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए हमने उसका कोई परमानेंट सिंबल नहीं बनाया, कोई उसका हमेशा रहने वाला ऐसा नहीं बनाया है। तो कूलम्स कांस्टेंट का हम सीधा मान ही लिखते हैं, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा का पूरा एक स्थिर संख्या है, एक स्थिरांक है, जो कि हमने इस समानुपात को हटाने के लिए यहां पर लगाया। अभी इसे आप ये मानिए ये कूलम का स्थिरांक है। और बाकी राशियां वैसे ही रहेंगी, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये हमारा बल का सूत्र बन गया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बल की मात्रा बनी, इतना बल लगेगा। अब इसमें कुछ चीजें हमको और अब आगे बढ़ते जाते हैं। तो बल जैसे जैसे आवेश बढ़ेंगे, आवेश का परिमाण बढ़ेगा, बल का परिमाण बढ़ेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी बल कम होता चला जाएगा, ये व्युत्क्रम अनुपाती। अब ये चीज क्या है? ये जो कूलम का स्थिरांक है, इसमें एक संख्या है, 4 संख्या है, पाई संख्या है, 3.14 3.14 या 22/7। ये क्या चीज है, इसको समझना है हमको। इसको, ये एक ग्रीक शब्द है जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। जैसे इंग्लिश में ABCDE, वैसे ही होता है अल्फा बीटा गामा और ई की जगह में एप्सिलॉन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। तो ये चूंकि हमको 26 अक्षर इंग्लिश के कम पढ़ते थे उस समय के साइंटिस्ट को, तो उन्होंने क्या किया, ग्रीक के लेटर भी ले लिए, उसमें अल्फा बीटा गामा उनका उपयोग शुरू कर दिया, तो उसमें से एप्सिलॉन लिया गया। ये एप्सिलॉन ये क्या चीज है? तो उन्होंने भी ये बताया कि ये जो कूलम का स्थिरांक है, कूलम का ये कहना था कि ये हमारे वातावरण पर निर्भर करता है। कौन सा वातावरण? वो वातावरण जो Q1 और Q2 दोनों के बीच में, और इसके हम कहेंगे माध्यम। माध्यम, तो ये माध्यम पर निर्भर करता है कि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी। लेकिन अगर एप्सिलॉन माध्यम पर निर्भर करता है तो माध्यम के उस गुण का कोई नाम रखा जाना चाहिए। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा इस प्रकार पढ़ते हैं कि माध्यम के पास एक गुण होता है। अब आप इसमें देखिए, अगर मैं इस एप्सिलॉन के इसको क्वांटिटी को इसको मैं बढ़ा दूं तो बल का क्या होगा? तो उत्तर है बल कम हो जाएगा। और जिस माध्यम का एप्सिलॉन कम रहेगा, जिसका ये कम रहेगा, उसका बल अधिक हो जाएगा। तो मतलब हर माध्यम में एक गुण होता है जिसका हमने सिंबल तो एप्सिलॉन रखा, इसका नाम क्या रखा? तो हमने इसको पहले इंग्लिश में नाम रखा, इसे परमिटिविटी कहेंगे। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये जो परमिटिविटी है ये क्या करती है? हर माध्यम में ये एक गुण होता है। वो गुण क्या करता है? वो गुण ये फैसला करता है कि इस कण के पास आवेश है, इस कण के पास आवेश है, दोनों चाहें तो एक दूसरे पर 1000 न्यूटन का बल लगा सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन
वो बहुत अधिक बल होगा। तो प्रकृति ने एक हमारे लिए एक सेफ गार्ड बनाया है, एक सुरक्षा कवच बनाया है कि इनके बीच का जो माध्यम है वो इन दोनों के बीच के बल को कम कर देता है, बल को कम कर देता है, इतना कर देता है कि हम इससे इसको अलग कर सके। अगर इसने वाकई पूरे जोर से इसको पकड़ लिया है तो हम हाथ से हटा भी नहीं पाएंगे, इतनी ज्यादा शक्ति होती है इसमें। और आप देखते हो ऐसे कई उदाहरण हमारे पास हैं, जैसे आप किसी चीज को फेविक्विक से चिपकाइए, फेविक्विक से अगर मैं इस पर एक कागज को चिपका दूं और अब उसको निकालूं तो या तो कागज फट जाएगा या इसको फाड़ के साथ में ले आएगा, अलग नहीं होंगे। उस समय उन दोनों के बीच का बल बहुत अधिक है। तो मैं ये कहूंगा कि परमिटिविटी एप्सिलॉन का मान बहुत कम है, कम मान है, बल ज्यादा हो गया। तो दो माध्यम के बीच में परमिटिविटी कम या ज्यादा हो सकती है और वही फैसला करती है कि दो आवेश के बीच में बल कितना लगेगा। फिर से मैं एक कण लेकर आया, इसके पास आवेश है 5, इसके पास आवेश है 4, दोनों को मैंने ऐसे सामने रखा तो बल कितना हो गया 5 गुणे 4, 5 चौक 20। मान लीजिए R का मान 1 है, छोड़ दीजिए 1 है तो वो 1 ही आएगा, तो 5 चौक 20 का बल है। अब इसके बीच के माध्यम में बदलता चला गया। एक माध्यम मैंने ऐसा रखा कि उसके ई का मान 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 20/2, 10। दूसरा मैं लेके आया माध्यम, उसको डाला, उसका मान 5 है। अगर उसका मान 5 है तो इन दोनों के बीच का बल कितना हो जाएगा, जो कि पहले 20 लग रहा था अब 5 आ गया, परमिटिविटी 5 है तो ये बल 20/5, 4 रह गया। इस तरह से जब हम बीच के माध्यम को इस प्रकार बदलें कि उसकी परमिटिविटी बढ़ जाती है, तो परमिटिविटी बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, दोनों तरफ से निकलने वाले बल को सोख लेता है और इन दोनों के बीच में लगने वाला बल कम हो जाता है। तो ये हमने देखा कि एक तरह के आवेश हैं, लेकिन बीच का माध्यम बदलने से उनके बीच का बल बदलते चला जाता है। पेपर रखेंगे अलग आएगा, पानी रखेंगे अलग आएगा, हवा होगी अलग आएगा, बीच का माध्यम बदलेगा, बदल जाएगा। और उस माध्यम का कौन सा गुण इसको कम करता है, परमिटिविटी। तो ये परमिटिविटी और उसका हमने ये सिंबल बनाया, सिंबल इसका क्या है, एप्सिलॉन। ये इस तरह से आप एप्सिलॉन को लिखा करेंगे। अब ये परमिटिविटी हर पदार्थ की अलग अलग होती है। ये जो हर पदार्थ की अलग अलग परमिटिविटी होती है, ये अगर हम ज्यादातर हवा के लिए माने, सबसे अधिक बल कब लगता है, तो उत्तर है सबसे अधिक बल तब लगता है जब दोनों वस्तुओं के बीच कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो कुछ भी नहीं होता है में हमने बोला कि देखो इसके बीच कुछ नहीं है, तो आपने बोला अरे इसके बीच तो हवा है। सच है, हवा है इसके बीच में। तो हम इसको निर्वात में ले गए, पृथ्वी के बाहर निर्वात में ले गए। हमने कहा देखो अब इसके बीच कुछ है क्या, आप बोले पता नहीं। अभी भी आपने नहीं बोला कि इसके बीच कुछ नहीं है, तो हम अब क्या उत्तर देते, हमको मालूम नहीं है कुछ होगा तो। क्यों, क्योंकि उसके बाहर हम भी नहीं जा रहे, हमको भी नहीं मालूम कि उसके बीच में क्या है। तो हमने ना इसके लिए एक शब्द बनाया है, फ्री स्पेस। उसके बीच में आकाश होता है, फ्री स्पेस होता है, उसके बीच कुछ नहीं होता है। तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि कुछ नहीं होता है कि नहीं होता है। तो कुछ है, हमको नहीं मालूम है, तो उसके लिए हमने फिजिक्स में नाम रखा फ्री स्पेस, जिसका प्रैक्टिकल मीनिंग है कुछ नहीं। अब इन दो के बीच यदि कुछ भी नहीं है तो उसे हम कहेंगे इनके बीच फ्री स्पेस है, खाली आकाश है और कुछ नहीं है। खाली आकाश में ये दोनों अपने एक दूसरे पर अधिकतम बल लगाते हैं। उस समय ये वाला जो परमिटिविटी है, उस परमिटिविटी का एक जो मान होता है, उस मान को हमने सबसे कम माना और उसका जो हमने सिंबल बनाया वो एप्सिलॉन नॉट बनाया। ये तो ये
जब हम इसके नीचे ये नॉट लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, फ्री स्पेस, यानी आकाश के लिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये फ्री स्पेस के लिए हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया और इसे हम कहेंगे निर्वात, वैक्यूम, या जहां कुछ नहीं होता, निर्वात। परमिटिविटी के लिए हमने हिंदी में नाम रखा विद्युतशीलता। ओके, और इसका सिंबल याद रखिए एप्सिलॉन। तो विद्युतशीलता एप्सिलॉन किसी भी माध्यम की होती है। जब निर्वात की विद्युतशीलता कर लेंगे तो उसे हम एप्सिलॉन के साथ में ये लगा देंगे, ये निर्वात, शून्य। शून्य की जो विद्युतशीलता है उस समय जो बल लगता है वो अधिकतम होता है और वो बल इतना होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये कूलम का नियम। अब इस कूलम के नियम के बारे में कुछ विशेष बातें। ये जो विद्युतशीलता के कारण बल में कमी आती है, तो ये वाला जो कांस्टेंट है जिसे हम कूलम स्थिरांक कहते हैं, इसका एक निश्चित मान होता है निर्वात के लिए। तो निर्वात के लिए इस मान को हम याद कर लेते हैं। निर्वात के लिए कूलम स्थिरांक कूलम स्थिरांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणित 10 की घात 9 ये होता है। अब क्या आप इसकी इकाई मुझे बता सकते हैं? बताइए। हाँ ठीक, ये क्या है? बल। बल के लिए क्या लिखना है? न्यूटन। इसको छोड़कर बाकी सबको इसे ट्रांसफर करिए। न्यूटन, ये क्या है? दूरी, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। आवेश का हमने यूनिट क्या बनाया था? कूलम। कूलम और कूलम, कूलम वर्ग, तो ये इधर आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हम इकाई निर्धारित करना चाहते हैं तो ये किसके बराबर हो गई? देखिए, न्यूटन, ये इधर चला गया, मीटर वर्ग बटे कूलम वर्ग, ये इसकी इकाई हो गई। ये किसकी इकाई है? कूलम के स्थिरांक की इकाई है। इकाई, इसको अगर हम K लिखेंगे तो ये K की इकाई हो गई। अगर हमें ये कहा जाए नहीं, इसकी K की इकाई मत बताइए, हमें विद्युतशीलता की इकाई बताइए, E की, इसकी इकाई, तो इसकी इकाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसे ऊपर कर दीजिए, ये बाकी दोनों को इधर ले आइए, उल्टे हो जाएंगे। तो अब बताइए मुझे, एप्सिलॉन की इकाई क्या हो गई? हाँ बोलो। ठीक, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये हुआ कूलम वर्ग बटे न्यूटन मीटर वर्ग। तो इसे मैं एक लाइन में यदि लिखना चाहूंगा तो क्या लिखा जाएगा? कूलम वर्ग प्रति न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। ये आ गई इसकी इकाई। किसकी? विद्युतशीलता। इसे नोट कर लीजिए और इसे पक्का याद कर लीजिए। ये इसकी इकाई, इस पूरे की जो कूलम कांस्टेंट है उसकी इकाई ये, इसका उल्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। तो ये इकाई याद कर लीजिए, ये कभी कभी पूछी जाती है। और ये जो मैंने इसका मान लिखा है 9 गुणित 10 की घात 9, ये किसका मान है? कूलम स्थिरांक, इस पूरे का मान है ये। तो इसकी इकाई मुझे क्या लिखनी है? ये न्यूटन
मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर। ये नीचे है इसलिए ऋण 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर से बोलिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हाँ, आप भी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आ गया। तो ये इसका मान है। अब एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युतशीलता की डायमेंशंस बताइए। विद्युतशीलता की डायमेंशंस आपको निकालनी है, तो आवेश की डायमेंशन क्या होती है इसको देखकर हम बता सकते हैं। देखिए डायमेंशन, विद्युतशीलता के आयाम, आयाम डायमेंशंस। डायमेंशंस आप लोग को मालूम है, एम एल टी ए, ये डायमेंशंस होते हैं। 7 मूल राशियों के 7 डायमेंशन या 7 आयाम होते हैं। तो फिजिक्स की ये जो राशि है विद्युतशीलता, इसके आयाम क्या होंगे? तो इसके आयाम याद करिए। कूलम, इसका हम यूनिट देखते हैं, कूलम वर्ग। कूलम, कूलम का, कूलम एक मूल राशि नहीं है। ये विद्युत आवेश जो है, आगे जाके आप पढ़ेंगे, विद्युत आवेश होता है विद्युत की धारा गुणित समय, ये दोनों को मिलाकर विद्युत आवेश बनता है। इसलिए इसके यूनिट हो जाएंगे, धारा का आयाम ए है। तो ये क्या हो जाएगा, ए वर्ग टी वर्ग। ए टी, आवेश का आयाम याद रखिए, आवेश का आयाम होता है ए गुणित टी, धारा गुणित समय। जब हम विद्युत धारा पढ़ेंगे उस समय हम इस परिभाषा को फिर से पढ़ेंगे। तो आवेश, आवेश का आयाम धारा गुणित समय का ए गुणित टी। विद्युतशीलता का आयाम, विद्युतशीलता कूलम का वर्ग ए वर्ग टी वर्ग प्रति न्यूटन। अब प्रति न्यूटन, न्यूटन का क्या होता है, बल, और उसके आयाम क्या होते हैं, एम एल टी माइनस 2। फिर से बल क्या होता है, द्रव्यमान m गुणित एक्सीलरेशन त्वरण। तो फॉर्मूला m गुणित a और आयाम m एल टी माइनस 2। तो इसीलिए पूरा क्या हुआ, m एल टी माइनस 2। अब इसमें भी क्या है, ये प्रति न्यूटन, प्रति मतलब इसको नीचे आना है, ये प्रति मीटर वर्ग, प्रति मीटर वर्ग, मीटर लंबाई वर्ग। ये आ गया विद्युतशीलता के आयाम। फिर से विद्युतशीलता के सूत्र से कैसे बनाया, कूलम का वर्ग, कूलम के आयाम क्या होते हैं, ए टी। इसलिए हमने इसको क्या लिखा, ए वर्ग टी वर्ग प्रति न्यूटन। ये प्रति के लिए ये लाइन लगाई और न्यूटन के आयाम लिखे एम एल टी माइनस 2। मीटर वर्ग, मीटर वर्ग, ये भी नीचे है। अब इसको हम सीधा कर देते हैं, तो एक ही लाइन में करेंगे। पहले m को लिखिए, m की घात कितनी होगी, m ऋण 1, l की घात यहां नहीं है, ये ऋण 1 ऋण 2, तो ये हुआ ऋण 3। t की घात, t की घात ये नीचे 2 है, ऊपर जाएगा तो धन हो जाएगा 2। उसके बाद ये भी 2 है, तो 2 ये है और ये नीचे वाला भी आके ऊपर 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद एम्पियर, ए विद्युत धारा, इसकी घात 2, इसकी घात 2। तो ये हमने निकाला विद्युतशीलता के आयाम। अब इसको नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये आपका 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि विद्युतशीलता का आयाम निकालिए, विद्युतशीलता का आयाम बताइए। तो इसे याद भी कर लीजिए, इसका तरीका भी याद कर लीजिए कि ये विद्युतशीलता का आयाम है।
ठीक है, इसके बाद हम फिर से वापस आते हैं, विद्युतशीलता क्या काम करती है? तो उत्तर है कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को विद्युतशीलता नियंत्रित करती है। उस बल को नियंत्रित करती है, उसे कम करती है। जितनी विद्युतशीलता अधिक होगी उतना उसका नियंत्रण अधिक होगा, यानी बल उतने कम हो जाएंगे। जैसे पानी की विद्युतशीलता मान लीजिए 90 है, तो उसका अर्थ क्या होता है कि निर्वात में दो बल जो हम लगाते हैं उसके बीच में अगर लगने वाला बल 90 है तो पानी में डालेंगे, पानी के बीच वही दोनों आवेशित कण डालेंगे तो उनके बीच में लगने वाला बल 90 गुना कम हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। तो ये क्या करती है? विद्युतशीलता कम करती है, बल को कम करती है, ये विद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो ये विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के लिए एप्सिलॉन नॉट ये मान हमने रखा। अब एप्सिलॉन नॉट का भी कुछ मान होता होगा, हम निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान हमने कहीं पर लिखा है, ये 9 × 10⁹ तो एप्सिलॉन नॉट का मान हम इससे निकाल सकते हैं। तो विद्युत बल के लिए जो माध्यम रखा गया उसकी विद्युतशीलता कितनी हुई, इसको इधर गुणा किया, ये सूत्र आपको याद रखना है। अब इसमें ये जो ER सापेक्ष विद्युतशीलता है ये हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक है। क्यों सुविधाजनक है? देखिए, EM इसकी कोई ना कोई इकाई होगी और वो इकाई SI सिस्टम में अलग हो सकती है, CGS सिस्टम में अलग हो सकती है, FPS सिस्टम में अलग हो सकती है, और फिर उसको हमने भाग देना है दूसरी विद्युतशीलता से, इसकी इकाई अलग हो सकती है। तो इस तरह से जब भी हम इसको बनाना चाहेंगे अलग अलग इकाइयां हमको मिलेंगी। हर माध्यम में जब भी हम आपको विद्युतशीलता बताएंगे तो उसके साथ कोई ना कोई इकाई बताएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे। मैं अगर CGS इकाई बताऊंगा, आपको SI में आदत है तो समझ में नहीं आएगा। अगर मैंने FPS बताया और आपको CGS आता है तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। ये हमको इकाई के कारण बहुत दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो हम क्या करते हैं, इस राशि को न याद करके हम इसको याद कर लेते हैं। जैसे पानी की विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता, इन दोनों को हमने भाग दिया और इसका उत्तर आया 90। ओके, मान लीजिए इस तरह से तो हम क्या कहेंगे कि पानी की विद्युतशीलता निर्वात से 90 गुना है। उसकी बजाय मैं आपको एक छोटी सी सूचना दूंगा कि पानी का ER सापेक्ष विद्युतशीलता 90 है। आपको क्या समझ में आया कि जो विद्युतशीलता निर्वात की है उससे पानी की 90 गुना है और बल 90 गुना कम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया कि अगर आप प्लास्टिक लेंगे तो प्लास्टिक की विद्युतशीलता, प्लास्टिक की एक शीट हमने दो आवेश के बीच में लगाई तो इसकी विद्युतशीलता 2.8 है। क्या समझे आप? प्लास्टिक एबोनाइट की विद्युतशीलता 2.8 है। इसका क्या मतलब हुआ? परिभाषा के अनुसार इसका मतलब है कि दो कणों में यदि आवेश दिया जाए उसके बीच में जितना बल लगेगा, अगर हम उसके बीच में एक प्लास्टिक का टुकड़ा डाल दें, अगर उसके बीच में हमने प्लास्टिक माध्यम कर दिया तो वो बल 2.8 गुना कम हो जाएगा, 2.8 गुना कम हो जाएगा। जितनी विद्युतशीलता उतना कम। ठीक है, फिर मैंने आपको सूचित किया कि अभ्रक एक पदार्थ होता है और अभ्रक की विद्युतशीलता 6 है। क्या मतलब? अब आप समझ गए कि बीच में अभ्रक का माध्यम डाल दो, ये बल जो है 6 गुना कम हो जाएगा। अब देखिए, इसमें आप ये प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि इसकी इकाई बताइए। इकाई की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूं, सापेक्ष विद्युतशीलता 2.8 6। इसका मतलब कि ये सापेक्ष विद्युतशीलता हमारे लिए एक ज्यादा सुविधाजनक राशि है। हाँ,
बल का सूत्र जो है, बल का सूत्र हमारे लिए अब परिवर्तित हो गया। अब बल का सूत्र देखिए क्या बना। माध्यम के लिए, माध्यम में, ये माध्यम में लगने वाला बल 1/4 पाई, ये विद्युतशीलता माध्यम की Q1 Q2 बटे R वर्ग, ये माध्यम के लिए। इसी को मैं अब क्या लिख सकता हूं, माध्यम में लगने वाला बल 1/4 पाई, और इसको ऐसा लिखता हूं, ये E0 ER, ये Q1 Q2 बटे R वर्ग। ये बल किसमें है, माध्यम में। अब अगर ये बल हम निर्वात में लेते, दोनों आवेश को निर्वात में रखते, तो ये बल कितना होता। तो उत्तर है कि निर्वात में ये बल होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि निर्वात से निर्वात ER का मान कितना होता, 1, तो यहां पर 1 रखेंगे तो इतना ही हो जाएगा। उसको मैं यहां लिख लेता हूं आपकी सुविधा के लिए, निर्वात के लिए निर्वात हेतु E निर्वात बटे E निर्वात, ये भी निर्वात, बराबर ER, तो ER कितना हुआ, 1। तो इसे हम शब्दों में याद कर लेते हैं। निर्वात के लिए सापेक्ष विद्युतशीलता कितनी होती है, बताइए, 1। ठीक है, क्योंकि उसका अपने आप से सापेक्ष करेंगे तो 1 ही तो आएगा अपने बराबर। ठीक, तो यहां पर हमने ये निर्वात के लिए बल का मान लिखा Q1 Q2 बटे R वर्ग। अब यदि इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करें, कौन सा बल अधिक है, देखिए इसके डिनोमिनेटर में इसके अंश और हर, इसके हर में ER नहीं है, इसमें ER है। ये हर बड़ा हो गया, अगर ये डिनोमिनेटर या हर बड़ा हो जाता है तो ये राशि छोटी हो जाएगी, तो ये वाला बल कम होता है, ये बल अधिक होता है, क्योंकि इसके नीचे एक राशि अतिरिक्त है, इसीलिए ये बल छोटा हो जाता है। तो माध्यम में लगने वाला बल छोटा, निर्वात में लगने वाला बल हमेशा बड़ा होता है। अगर इन दोनों को हम आपस में तुलना करेंगे तो ये किस प्रकार तुलना होगी, देखिए, ये निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में बल, निर्वात में बल, माध्यम में बल, इन दोनों को यदि तुलना करते हैं तो इन दोनों को तुलना कर लीजिए, ये पूरा लिखा, ये पूरा लिखा, सब चीज कैंसल हो गई। सब चीज कैंसल होने के बाद सिर्फ एक बचता है ER, बस। निर्वात का बल बटे माध्यम का बल ER। इस तरह से इस सूत्र को आप पक्का याद रखिए। इसी से हम क्या निकालते हैं, माध्यम में लगने वाला बल, ये इधर ले आइए तो ये इधर चला जाएगा, और इसे शब्दों में लिख लेते हैं। माध्यम में बल निर्वात में बल बटे विद्युतशीलता, परमिटिविटी या विद्युतशीलता। तो इस तरह से माध्यम का बल, निर्वात में बल और माध्यम की विद्युतशीलता, और विद्युतशीलता हमेशा 1 से अधिक होती है, इसलिए माध्यम का बल हमेशा निर्वात के बल से कम होता है।
तो ये सबसे कम ER किसके लिए? निर्वात के लिए 1। उसके बाद कोई भी माध्यम हो हमेशा ER का मान 1 से अधिक होगा। तो ये इसके लिए आ गया। अब इसके आधार पर हम लोग अलग अलग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे, आंकिक प्रश्न बनाएंगे, तो उसमें हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और हर समय हम बल का कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे? अब से हम बल का ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। अगर निर्वात है तो अपने आप ये सूत्र इसमें परिवर्तित हो जाएगा, ER गायब हो जाएगा। अगर निर्वात नहीं है, माध्यम है, तो यहां पर ER का मान रख दिया जाएगा। लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान 9 × 10⁹ होता है, ये हर एक में आएगा। माध्यम का सूत्र है तो भी आएगा, निर्वात का सूत्र है तो भी आएगा, और ये हमको बहुत सुविधा देगा। अगर माध्यम है तो इसको लगा दीजिए, नहीं माध्यम है मत लगाइए, इसलिए सूत्र में ज्यादा परिवर्तन नहीं होंगे। तो इस तरह से ये हमें याद रखना है। अब इसके बाद कुछ पदार्थों के पराविद्युतांक ये याद कर लीजिए, कितने कितने होते हैं, विद्युतशीलता कितनी कितनी होती है। ये जो सापेक्ष विद्युतशीलता है, इसी को ही हम कहते हैं पराविद्युतांक। पराविद्युतांक, सापेक्ष विद्युतशीलता ER। तो ये है सापेक्ष विद्युतशीलता पराविद्युतांक ER। बाद में जाकर हम इसको पढ़ेंगे, जब हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, तो संधारित्र के बारे में, उस समय एक और राशि हमारे पास आएगी और उसे हम जो सिंबल देंगे वो K होगा। तो अभी से ही हम याद कर लेते हैं ER और K। तो ये दोनों एक ही चीज होते हैं, पराविद्युतांक। और ये अलग अलग माध्यम के लिए आप देखिए, पानी का पराविद्युतांक कितना है? 80। ये क्या बताता है कि दो आवेश के बीच में यदि पानी आ जाएगा तो वो आपस में कितना बल लगाएंगे, उनका जितना भी बल लग रहा होगा वो कितने गुना कम हो जाएगा? 80 गुना कम हो जाएगा। ये वायु का देखिए 1.0000, और निर्वात का कितना होता है? तो निर्वात अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, निर्वात का होता है 1.000000। तो वायु और निर्वात में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि हम अपनी प्रयोगशाला में जो भी प्रयोग कर रहे होंगे, उनके बीच जो लगने वाला बल है, उसके लिए हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ ले सकते हैं। उसके लिए हमको अलग से पराविद्युतांक इससे गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 के बराबर ही है, इसलिए हम उसे ही मान लिया करेंगे। तो ये है ER का मान। तो ये हमने पढ़ा कि हर माध्यम के पास एक गुण होता है विद्युतशीलता। उस गुण के कारण दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को वह कम कर देता है। कितना कम कर देता है उसकी हम तुलना करते हैं निर्वात में लगने वाले बल से, और जितने गुना कम कर देता है उस अंक को, जितने गुना कम कर देता है उस अंक को हम क्या कहते हैं? पराविद्युत अंक, या इसे कहते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता। और इसके अनुसार हमें पता लग जाता है कि उस माध्यम को बीच में देने से इनके बीच का बल इतना कम हो जाएगा। तो ये हमारा बल का सूत्र, ये कूलम का सूत्र बना। तो फिर से मूल चीज हम क्या पढ़ रहे थे? कूलम के बल का नियम। तो कूलम के बल का नियम क्या बताता है? देखिए, कूलम के बल का नियम हमको ये बताता है कि यह बल माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, माध्यम उसे कम या अधिक कर सकता है। आवेश को यदि हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो बल भी आवेश बढ़ाने से बढ़ता है, कम होने से कम होता है। और ये किस सूत्र के द्वारा नियंत्रित होता है? दोनों आवेशों का गुणनफल। दूरी से बल का क्या संबंध है? तो इसका उत्तर है कि यदि दूरी बढ़ जाती है तो ये बल हमेशा कम हो जाएगा। जितनी दूरी बढ़ेगी उसके वर्ग के अनुपात में क्रम होगा, उतना कम हो जाएगा। और इसे इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग अनुपाती। और ये सूत्र हमने
गुरुत्वाकर्षण में भी देखा है। गुरुत्वाकर्षण के बल का नियम आपको याद होगा, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। ये जो अपॉन आर स्क्वेयर है ये उसमें भी है, अपॉन आर स्क्वेयर इसमें भी है। ओके, इसका मूल क्या होता है अपॉन आर स्क्वेयर का, ये हम फिर कभी चर्चा करेंगे कि एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वेयर। वहां देखिए आर वर्ग आता है, उससे ये आर वर्ग बना है, लेकिन अभी हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी हम सिर्फ ये लेते हैं, इस सूत्र को, इसके गुणों को याद कर लेते हैं कि बल किसके कारण बढ़ता है और बल किसके कारण कम होता है। इसके बाद हमने इसके कुछ गुण और देखने हैं। कूलम का नियम पढ़ने के बाद अब हम इस बात के लिए तैयार हैं कि आवेश का इकाई का निर्धारण किया जाए। आवेश की इकाई, जिसे हमने अभी तक कहा था कि उस इकाई को हम एक कूलम आवेश कहते हैं, ये एक कूलम आवेश कितना होता है। तो हम किसी राशि का निर्धारण कैसे करते हैं, तो इसका उत्तर है कि जिन राशियों को हम पहले से जानते हैं उन्हीं की भाषा में हम नई राशि का निर्धारण करते हैं। अभी तक हम क्या जानते हैं, अभी तक हम ये जानते हैं कि 1 न्यूटन बल क्या होता है। कितना होता है बताइए, आपने कभी अनुभव किया 1 न्यूटन बल का? मैं अगर कहूंगा आइए मेरे हाथ पर 1 न्यूटन बल लगाइए, आप लगा सकते हैं क्या? नहीं, बहुत आसान है। देखिए, पता नहीं आपने कक्षा 11वीं में क्यों नहीं पढ़ा। ये मैंने एक गुटखा लिया, इसका द्रव्यमान है 100 ग्राम और इसको मैंने हाथ पे रख दिया। कितना मास है इसका, कितना द्रव्यमान है? 100 ग्राम। 100 ग्राम क्या होता है? 0.1 किलो। तो ये बल कितना लगाता है? तो उत्तर है बल बराबर मास एक्सेलरेशन mg, और m मैंने कितना लिया है? 100 ग्राम, 0.1। g का मान कितना? 10, 1। तो बल कितना लगा? 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन बल है। तो हम जानते हैं 1 न्यूटन बल कितना होता है। अगर मैं अपने हाथ में 1 किलो का बाट रखूंगा, हाँ अब आप ठीक बता रहे हो, 1 किलो का बाट अगर रखा तो mg कितना हो गया? 1 गुणित 10 न्यूटन। तो 1 किलो का बाट मेरे हाथ में जो बल लगा रहा है, मैं उसे एक्सपीरियंस करता हूं, मैं उसे अनुभव करता हूं, और उस बल को मैं कितना बोलूंगा? 10 न्यूटन का बल। इस तरह से हम बल को जानते हैं। दूरी को हम जानते हैं 1 मीटर कितना होता है। तो बल, दूरी, वेग, ये चीजें हम आवेश पढ़ने के पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम आवेश की परिभाषा इसी भाषा में बनाएंगे, क्योंकि इस भाषा को हम जानते हैं। तो देखिए, उस भाषा में बनाने के लिए शुरू करते हैं आवेश की परिभाषा। आवेश की इकाई का निर्धारण। आवेश की इकाई का निर्धारण। अब आवेश की इकाई के निर्धारण के लिए हमने कूलम के सूत्र का उपयोग किया, और ये कूलम का सूत्र है 9 गुणित 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये निर्वात के लिए या वायु के लिए ये बल लगता है। हमने क्या किया, 2 आवेश लिए और दोनों आवेश एक समान लिए। 2 एक समान आवेश, 2 एक समान आवेश कितने हो जाएंगे? तो उत्तर है Q Q। ये 2 एक समान आवेश, दूरी, उन दोनों के बीच की दूरी रखी गई 1 मीटर, दूरी 1 मीटर। तब बल कितना हो गया? 9 गुणित 10 की घात 9, और ये जो आवेश है 2 एक समान आवेश, Q1 Q के बराबर है, Q2 भी Q के बराबर है, और इस Q को हमने मान लिया 1 कूलम, 1 कूलम, 1 इकाई। तो 9 गुणित 10 की घात 9, 1 इकाई, 1 इकाई, 1 इकाई, 1 1 1।
गुणित 1 गुणित 1 गुणित ये बटे 1 का वर्ग। तो ये बल कितना हो गया? 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन। ये इसको तो हम जानते हैं क्योंकि बल को हम पहचानते हैं। हमने क्या किया, दो कण लिए, दोनों को आवेश दिया एक समान आवेश देके दोनों को 1 मीटर दूरी पर रखा और देखा कि ये कितने जोर से इधर बल लगा रहा है। हम लोग इसके बारे में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक प्रारूप बताता हूं। इस तरह से हमने किया नहीं है पर आप सोच सकते हैं। एक दीवार के साथ यहां पर हमने एक पदार्थ रखा और इसको कुछ आवेश दे दिया Q। यहां से 1 मीटर दूरी पर हमने ये एक दूसरा पदार्थ रखा, छोटे से छोटा कण रूप में लिया और इसको भी इतना ही आवेश दे दिया Q। इनके बीच का दूरी हमने कितनी रखी? 1 मीटर। अब ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ये उधर न जा पाए इसलिए हमने क्या किया, ये टेबल पर रखे हुए हैं, इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने एक पुली लगाई और इस पुली के साथ इसको लटका दिया। यहाँ पर हम भार लटकाते चले जाते हैं, लटकाते चले जाते हैं। ये अब ये 1 मीटर की दूरी है, दोनों को आवेश दिया, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये इधर जाता है तो यहाँ हम इतना भार डाल देते हैं कि ये उसको रोक लेता है, लेकिन इतना भार भी नहीं डालते कि ये इसको इधर खींच ले। बैलेंस हो जाता है और ये रुक जाता है। मतलब इनके बीच के आकर्षण का बल इस बल के बराबर है mg। ये बढ़ाते 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 mg को बढ़ाते बढ़ाते इस बल को हमने इतना कर दिया, 9 गुणित 10 की घात 9, इतना बल कर दिया। और इन दोनों को भी हमने बढ़ाना शुरू किया। जब ये छोटे थे, कम थे, तो ये इसको इधर खींच ले रहा था और हमने आवेश बढ़ाया और इनका बल बढ़ गया, अभी भी खींचता है, और आवेश बढ़ाया और आवेश बढ़ाया। बढ़ाते 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 एक बार ऐसी पोजीशन आ गई कि ये खींच नहीं पा रहा है, ये दोनों बराबर हो गए। और ज्यादा बढ़ाया तो इसने इसको इधर खींच लिया, फिर कम कर दिया, बैलेंस वाली पोजीशन में ले आए। उस पोजीशन में ले आए कि ना तो ये इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, दोनों तरफ के बल बराबर हो गए हैं। तो बताइए इन दोनों के बीच का बल कितना? इतना। ये तो दो आवेश हैं, दोनों एक समान हैं, दोनों के बीच का बल 9 गुणित 10 की घात 9 है। दो आवेश है, दोनों एक समान हैं, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है और उनके बीच में लगने वाला बल इतना है। तो ये जो आवेश हमने इसको दिया, पहली बार हमने इसका नाम रखा, इसकी क्वांटिटी बताई कि ये कितना आवेश है। हमने बोला कि भाई आज के बाद हम इस आवेश को बोलेंगे 1 कूलम। 1 कूलम। तो 1 कूलम आवेश कैसे परिभाषित हुआ? 1 कूलम आवेश वो आवेश है जो दो कणों के बीच, दो कणों को दिया जाए, प्रत्येक को दिया जाए, उनके बीच की दूरी 1 मीटर रखी जाए, तो उनके बीच आकर्षण का बल इतना पैदा होना चाहिए। 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन बल यदि पैदा करते हैं तो इस आवेश को हम क्या बोलेंगे? 1 कूलम। समझ आई बात? कि ये आवेश को कम ज्यादा किस लेवल पर लेकर आए कि वो बल कितना हो जाए? इतना हो जाए। तब वो आवेश हमने इसमें जितना डाला होगा उस आवेश को 1 कूलम कहते हैं। ये 1 कूलम बल होता है, जो इतना बल, 1 कूलम आवेश होता है जो इतना बल पैदा कर सकता है। तो चलिए अब इसको शब्दों में लिख लेते हैं कि 1 कूलम इकाई, आवेश की इकाई 1 कूलम इकाई कितने आवेश को कहेंगे? एक कूलम विद्युतीय आवेश की वह मात्रा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे गए दो बिंदु रूपी कणों के बीच 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन का बल उत्पन्न कर देता है। ये है 1 कूलम विद्युतीय आवेश और उसकी परिभाषा।
तो यह एक बहुत बड़ी राशि होती है, क्योंकि आप बल देख रहे हैं 10 की घात 9 बहुत बड़ा बल है, इसलिए एक कूलम भी बहुत बड़ी राशि होती है। और साधारणतः हम किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश देना बहुत बड़ा काम समझते हैं, बहुत ज्यादा आवेश होता है। तो इसके छोटी इकाइयां भी हम इसकी प्रयोग करते हैं। छोटी इकाइयां इस प्रकार हैं। छोटी इकाई माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम का मतलब होता है, उसे हम लिखेंगे 1 माइक्रोकूलम, ये होती है 10 की घात ऋण 6 कूलम, इसके बराबर। इसी तरह से माइक्रो की जगह हम पीको भी प्रयोग कर सकते हैं, ये और भी छोटा हो जाएगा। नैनो प्रयोग करेंगे ऋण 9 हो जाएगा। तो ये सब इकाइयों के बारे में आप जानते हैं, ये छोटी इकाइयां होती हैं। तो ये होता है कि एक कूलम कितना आवेश होता है। हमारे पास आवेश कहाँ पाया जाता है? पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि आवेश निश्चित रूप से कंपलसरी पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पर, और ये जो आवेश की राशि होती है, आवेश की क्वांटिटी, आवेश की राशि किसके बराबर होती है? n गुणित E। ये क्वांटाइजेशन फॉर्मूला ये हमें क्या बताता है कि जितने इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर करेंगे उतना आवेश आ जाएगा। और ये E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और यही हमारा मूल आवेश है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर करके, इलेक्ट्रॉन को ही स्थानांतरित करके किसी भी पदार्थ पर आवेश लेकर आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है E। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये हम पहले लिख चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इसी प्रश्न को कभी कभी उल्टा कर दिया जाता है कि अगर हमें 1 माइक्रोकूलम आवेश चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ये गुणा भाग है गणित का, आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या, हमारा प्रश्न है कि 1 माइक्रोकूलम में 1 माइक्रोकूलम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने हैं? तो ये हमारा सूत्र है। Q का मान हम कितना बोल रहे हैं? हमें जितना आवेश चाहिए। कितना आवेश चाहिए हमें? 1 माइक्रोकूलम, तो उसे मैं लिखता हूं 10 की घात ऋण 6 बराबर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं, ये हमें निकालना है, इसलिए ऐसे ही रहने देता हूं। और ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इसका मान ये है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 9। अब आप इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो 9 आपको दिख रहा है। संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या n किसके बराबर होगी? ये होगी 1 गुणित 10 की घात ऋण 6 बटे 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 9, इस तरह से। तो इसे अब आप बाकी गणित लगा सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 10 ऋण 7, या इसे यदि आप ऋण 9 करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर है, इसे हम ऐसे करेंगे, 1000 गुणित 10 की घात ऋण 9, ये हो गया। और नीचे क्या लिखेंगे? 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 9। अब ऋण 9 ये दोनों आपस में कट गए और ये आपका उत्तर आ गया। जितना भी आपका उत्तर आता हो आप निकाल लीजिए। तो इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? 1 माइक्रोकूलम आवेश। तो इस तरह से आपने देखा Q बराबर NE को कैसे प्रयोग करना। 1 कूलम विद्युत की क्या इकाई होती है? कूलम
का नियम क्या है, और ये जो बल लगता है इस बल का नाम ही हमने दे दिया कूलम का बल। कूलम का बल कब लगता है? जब दो पदार्थों के में आवेश होता है और वो एक दूसरे को आकर्षित या विकर्षित करते हैं। ऐसे बल को क्या कहेंगे? कूलम का बल। तो आगे जब हम और आगे पढ़ेंगे तो उसमें बार बार इन शब्दों को प्रयोग करेंगे। इन दो के बीच चुंबकीय बल है, इन दो के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल है, इन दो के बीच कूलम का बल है, इन दो के बीच नाभिकीय बल है। उस समय हम कूलम बल शब्द का प्रयोग करेंगे। उसका मतलब कौन सा बल है? स्थिर विद्युत से बनने वाला बल। ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, ये कूलम का बल आफ्टर ऑल है तो बल, और बल के पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्या यह सूत्र F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्या यह सूत्र हमको दिशा के बारे में बताता है? तो उत्तर है नहीं, दिशा के बारे में नहीं बताता, ये सिर्फ परिमाण के बारे में बताता है। तो दिशा भी तो होती है, तो ये बल का पूर्ण रूप से सूत्र नहीं हुआ, अधूरा सूत्र है। क्यों? क्योंकि ये हमें दिशा नहीं बताता है। तो हम वेक्टर की भाषा में, सदिश की भाषा में क्या उस सूत्र को लिख सकते हैं जिससे हमको उसकी दिशा भी पता लगे? तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और चलिए वैसा लिखते हैं ताकि हमको उसकी दिशा का भी पता लग जाए। तो अब हम करते हैं कि कूलम के सूत्र को वेक्टर या सदिश भाषा में लिखना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स इक्वेशन। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, कूलम सूत्र सदिश भाषा में, या इसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स इक्वेशन। ओके, वेक्टर फॉर्म बताने के लिए अब हम इसे वेक्टर की भाषा में लिखेंगे। वेक्टर आप पढ़ चुके हैं तो मैं उसे दोबारा आपको नहीं पढ़ाऊंगा। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको वेक्टर आता है। दो आवेश को हमने रखा, बिंदु रूपी ये दो आवेश हैं Q1 और Q2। ये इनके बीच की दूरी है R। अब इस दूरी को मैं वेक्टर की भाषा में लिखना चाहता हूं। ये है पार्टिकल 1, ये है कण 2, कण 1, कण 2। इस दूरी को मुझे क्या लिखना चाहिए? तो मैं इस दूरी को लिखने के, देखिए अलग अलग लेखक अलग अलग लिख सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिखना चाहूंगा कि R किसकी तरफ, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं एक पे और 2 को देख रहा हूं और मैं क्या बोलता हूं, 2 की दूरी मेरे से 100 मीटर है, 2 की दूरी 100 मीटर है मेरे से। कहां से? 1 से। 1 से 2 की दूरी, इसको मैं लिखूंगा कैसे? 1 से 2 की दूरी, तो इसको लिखने का तरीका है R2। मैंने किसको देखा? 2, और मैं कहां खड़ा हूं? 1 पर, 1। तो मैं इसे लिखूंगा R2 1, और इसके ऊपर ये सदिश का निशान बना दूंगा। अब R2 1 का क्या मतलब है? R2 की दूरी जो कि 1 से देखी गई। पूरे वाक्य को याद रखिए, R दूरी किसकी? 2 की, 2 की दूरी जो कि 1 से देखी गई। थोड़ा सा प्रैक्टिस। यहां पर मैं खड़ा हूं, इस बिंदु का नाम है 1, ये एक बिंदु है, इसका नाम है 2, ये एक बिंदु है, इसका नाम है 3, ये एक बिंदु, इसका नाम 4। ये इस दूरी को वेक्टर फॉर्म में बताइए, क्या लिखेंगे? वेरी गुड। R2 की दूरी कहां से देखी गई? 1। इस दूरी को बताइए यहां से यहां तक, तो आप बोलेंगे R। लेकिन किसको देखा जा रहा है? 3 को। 3 यहां लिखना है, कहां से? 1 से। 3 1। इसे देखिए, इसे क्या लिखना है? 4 1।
जिसको देखा जा रहा है वो पहले, जहां से देखा जा रहा है बाद में। ये डिस्प्लेसमेंट को या ये जो दूरी है इसको लिखने का तरीका। ठीक है, तो ये तरीके को आप याद रखेंगे। अगर मैं इसे R12 कर दूं तो आप क्या समझेंगे? अगर मैं R12 लिखूंगा तो आपको यह समझ में आएगा कि अब नापने वाला कहां खड़ा है, 2 पर, और किसको देख रहा है, 1 को। 2 पर खड़ा हो गया और 1 को देख रहा है, तो हमारी दिशा ये हो गई, ये वाली। अगर मैं ये तीर इस तरफ कर दूंगा तो इस वेक्टर को, इस सदिश को क्या लिखेंगे? R किसकी तरफ? 1 की तरफ। कहां से शुरू हुआ? 2 से। तो देखिए इस तीर के कारण इसका नाम क्या है? R 2 की तरफ 1 से शुरू हुआ। इस तीर के कारण इसका नाम क्या है? R 1 की तरफ 2 से शुरू हुआ। ये है R12 और R21। ठीक है, अगर आपने पहले नहीं याद किया, अभी याद कर लीजिए। ये तरीका है हमको दूरी बताने का, दिशा बताने का। R दूरी बताता है, 1 2 और 2 1 उसकी दिशा बताते हैं। पहले किसको लिखना है? जिसकी तरफ जाना है। बाद में किसको लिखना है? जहां से जाना है। ओके, तो ये 2 वेक्टर लिखने के तरीके हो गए। अब ये आवेश रखे हैं Q1 और Q2, तो इनके बीच में बल लगेगा। कितना बल लगेगा? उस बल को हम वेक्टर की भाषा में लिखेंगे। किसी भी वस्तु को वेक्टर की भाषा में लिखने का हमारे पास एक तरीका होता है। एक तरीका यह होता है जो आपने इकाई वेक्टर, इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर में पढ़ा होगा। यह है कि पहले उसका परिमाण बताइए, उसके साथ उसके यूनिट वेक्टर यानी उसकी दिशा वाले वेक्टर को गुणा कर दीजिए। जैसे मैंने लिखा 1 25 पूर्व की ओर। आपको समझ में आता है ए का परिमाण कितना है? 25। दिशा कौन सी है? पूर्व की ओर। अब पूर्व की ओर दिशा के लिए मैंने एक अक्षर बना लिया I, x की डायरेक्शन में I। तो मैं इसे क्या लिखूंगा? 25 I। ये मैंने मान लिया कि पूर्व को मैं क्या लिखा करूंगा? I, तो 25 I। ये मुझे 25 क्या देता है? परिमाण। और ये क्या देता है? इकाई वेक्टर, इकाई सदिश, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर। तो ये क्या है? परिमाण। और परिमाण को हम क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड या परिमाण। तो ये क्या है? ये वेक्टर है। तो किसी भी वेक्टर या सदिश को लिखने का तरीका क्या होता है कि उसका परिमाण लिखिए और परिमाण के साथ ये यूनिट वेक्टर का गुणा कर दीजिए। इस यूनिट वेक्टर का मान 1 होता है, इसलिए ये इसके मान में कोई अंतर नहीं लाता, लेकिन ये अपने साथ एक दिशा रखता है। I की दिशा इधर है, J की दिशा इधर है, K की दिशा इधर है। तो ये हमें एक दिशा देता है। इस तरह से ये हमने पढ़ा हुआ है सदिश के पाठ में कि कोई भी वेक्टर को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अगर मैं सिर्फ 25 लिखूंगा तो वो एक अदिश राशि है, और जैसे ही मैं एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा वो सदिश राशि बन जाती है। तो सदिश राशि बनाने का तरीका मिल गया। तो परिमाण लिखिए, उसके साथ दिशा सूचक इकाई उसके साथ गुणा कर दीजिए, वेक्टर बन गया। तो देखिए, अब इसी आधार पर मैं बल को लिखता हूं, बल। और इस बल को किस पर लगने वाला बल? उत्तर है दूसरे नंबर के कण पर लगने वाला बल। दूसरे नंबर पर लगने वाला बल कौन लगा रहा है? पहला कण लगा रहा है। पहला कण लगा रहा है, तो इस बल को मैं ऐसे लिखूंगा। ये सदिश लिखने का तरीका। ऊपर सदिश का निशान लगाइए, यहां पर 2 अक्षर लिखिए। ये वो लिखेंगे आप जिस पर बल लग रहा है। ये जो बल लगा रहा है, तो 1 नंबर 2 नंबर पर बल लगा रहा है, और ये दोनों धनात्मक हैं, एक जैसे आवेश हैं। अगर ये एक जैसे आवेश हैं तो कैसा बल लगेगा? विकर्षण का बल लगेगा। और विकर्षण के लिए मैंने यहां पर एरो दिखाया ऐसे, ये वाला एरो। तो ये जो तीर है ये किसको प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है बल सदिश लगने वाला 2 पर। कौन लगा रहा है? 1।
ये बल F21, ठीक है। ये इसको धक्का देता है, इसको विकर्षित करता है, किस रेखा में? ये सरल रेखा में, इस तरफ। ये बल की दिशा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? F। अब बताइए इसके नीचे क्या आएगा? हाँ हाँ ठीक है, किस पर लग रहा है बल? एक पर, एक पर लगाने वाला 2, तो इसका नाम क्या है? F12। इस पर जो बल लग रहा है F21। दोनों के बीच कौन सा बल लग रहा है? बीच वाली कोई चीज नहीं होती है, बल किसी पदार्थ पर ही लगता है। तो पदार्थ तो भाई या तो Q1 वाला पदार्थ है या Q2 वाला पदार्थ है, बीच में ना कोई पदार्थ है ना कोई बल है। तो बल हमेशा एक बिंदु पर लगता है और वो बिंदु पदार्थ का बिंदु होना चाहिए। तो ये पदार्थ का बिंदु इसका, इसका। अब इसकी गणना करते समय पहले मुझे इसका परिमाण लिखना होगा। तो कूलम का नियम मुझे बताता है कि इसका परिमाण है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। ये इसका परिमाण है। अब इसके साथ मुझे दिशा देनी है, तो दिशा देने के लिए मैं दिशा सूचक इकाई वेक्टर को इससे गुणा कर देता हूं। ये इकाई वेक्टर को मैंने गुणा किया, 2 1 की दिशा ऐसी है। ये दिशा को कौन प्रदर्शित करता है? R21 या R12? यस, R21। इसलिए मैं इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगाता हूं। ये यूनिट वेक्टर का निशान 2 1। ये यूनिट वेक्टर ये जब हम लगा देते हैं तो परिमाण कितना होता है? 1। तो अगर हम इसको 1 से गुणा कर देंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कूलम लॉ एज इट इज सुरक्षित है, इसकी राशि न बढ़ रही है न कम हो रही है, क्योंकि इसका परिमाण 1 होता है। तो जिसका परिमाण वेक्टर का 1 होता है, ये ऊपर उसकी हम निशानी लगा देते हैं और इसका नाम क्या हो जाता है? यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर जैसे आई जे के, उसी तरह से ये यूनिट वेक्टर आर। तो ये यूनिट वेक्टर इसको कोई परिवर्तित नहीं करता है, इसको दिशा देता है। अब इस पूरी राशि को देखिए, ये है परिमाण और ये है इकाई वेक्टर, ये दोनों मिलाकर क्या बना? पूर्ण वेक्टर F21। तो इस तरह से ये वेक्टर के रूप में लिखा गया। ये आ गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। बस अब दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? F12। ठीक इसका उल्टा, परिमाण तो उतना ही रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², लेकिन दिशा, हाँ अब ये दिशा कौन सी हो गई? R12, यूनिट वेक्टर। ये 2 तरीके हो गए इसको लिखने के। ठीक, अब 2 तरीके और, 6 तरीके होते हैं। ओके, 5 मिनट लगेगा बस, अब खत्म हो जाएगा। देखिए, बल ये ऐसा लिखा जा सकता है। यूनिट वेक्टर का हमारे पास एक सूत्र है। यूनिट वेक्टर और वेक्टर, इनका आपस में क्या संबंध होता है? तो एक वेक्टर में यूनिट वेक्टर को गुणा करना है इसके परिमाण से, और इसका परिमाण क्या है? r। या इसके परिमाण को लिखने का तरीका है ये, परिमाण एम्पलीट्यूड यूनिट वेक्टर फुल वेक्टर। ये सूत्र आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा है जब आप वेक्टर पढ़ रहे होंगे, नहीं अभी याद कर लीजिए। ये क्या है? वेक्टर, परिमाण और ये इकाई वेक्टर। इकाई वेक्टर क्या होता है? इकाई सदिश, जो कि सिर्फ दिशा देता है, परिमाण में कोई वो परिवर्तन नहीं करता क्योंकि वो 1 होता है। ये अब इसमें आप देखिए, वेक्टर बनाने का ये तरीका हो गया। अब इसमें परिमाण किसके बराबर होता है? वेक्टर गुणित इकाई सदिश। इकाई सदिश किसके बराबर होता है? इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर, वेक्टर बटे परिमाण। अब यदि मेरा इकाई सदिश r है, दूरी का इकाई दिशा लिए हुए
तो उसे मैं यूनिट वेक्टर r लिखूंगा, इकाई सदिश लिखूंगा। ये किसके बराबर होगा? वेक्टर r बटे परिमाण r। ये तीनों के देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है? ये सिर्फ परिमाण है, अदिश, केवल राशि 25, 50, 100। ये क्या है? दिशा रखा हुआ, 100 इस दिशा में, 25 इस दिशा में, इसके पास दोनों चीज है। ये क्या है? सिर्फ दिशा, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ये इकाई है। तो ये एक सूत्र है जो हम याद रखेंगे, इकाई सदिश बराबर वेक्टर बटे परिणाम। अब इसको मैं यहां लगाता हूं, ये इकाई सदिश है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अब देखिए, F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R वर्ग, और इसे अब हम क्या लिखेंगे? R21 वेक्टर बटे R। कौन सा R? 21। लेकिन परिमाण में 21 हो या 12 हो, परिमाण में कोई अंतर नहीं पड़ता। यहां से यहां 5 किलोमीटर है, तो यहां से यहां भी 5 किलोमीटर होगा, और हमने पढ़ा है इसमें कोई अंतर नहीं है। जब हम दिशा देंगे तब ठीक है, 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर, तो इसलिए इसको हम R ही लिखेंगे। ठीक है, 21 लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, आप लिख सकते। ये अब इसे देखिए, r की घात 2, r की घात 1, ये मिलाकर कितना हो गया? r की घात 3। अगर ये r की घात 3 हो गया तो मैं वैसे ही लिख देता हूं, r की घात 3। ये बना इसका अगला सदिश सूत्र, कूलम सूत्र सदिश भाषा में ये आ गया। इसी तरह से हम लिख सकते हैं F21 बराबर 1/4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और इसके साथ R कौन सा लगेगा? 1 2। तो जब ये 21 है तो ये भी 21 है, और जब ये 1 2 है, सॉरी मुझे सही करना है इसे, 1 2, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 2। इसका अर्थ क्या है? एक नंबर वाले आवेश पर बल लग रहा है। कौन लगा रहा है? 2 नंबर। एक नंबर पर बल लग रहा है, ये इस पर बल लगा रहा है, तो ये बल इस तरफ है, और ये वाली दिशा आप पढ़ चुके हैं, कौन सी है? R12। इसलिए देखिए यहां पर क्या है? R12। तो ये हमको दिशा बताता है, R1 की तरफ है, 2 से चालू होगा 1 की तरफ, 1 से चालू होगा 2 की तरफ। अब ये सूत्र को देखने से हमको दिशा भी पता लग जाती है, इसलिए इस सूत्र को हम क्या कहेंगे? कूलम का सूत्र सदिश भाषा में, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स इक्वेशन। ये हो गया। अब इसका एक तीसरा तरीका भी होता है, ओके, छोटा सा है और ये अंतिम है। इसे देखिए, वो क्या होता है। हमें ये दिया गया है कि 2 बिंदु हैं, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक बिंदु पर एक आवेश रखा है Q1, और इसका ये पोजीशन वेक्टर है R1, इस बिंदु का P। एक दूसरा बिंदु Q है, यहां पर नहीं, P, इसको Q1 यहां रखा है, Q2 यहां रखा है। इसको मान लीजिए ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो Q2 जहां पर रखा है उसका पोजीशन वेक्टर R2 है। किसी भी दूरी को हम ओरिजिन से, मूल बिंदु से पोजीशन वेक्टर द्वारा दिखा सकते हैं। ये दोनों के पोजीशन वेक्टर हैं, और हमें बताना है कि इसके बल का सूत्र लिखिए। भाषा बदल गई। अब हमें क्या बताया जा रहा है? Q1 आवेश का पोजीशन R1 है, Q2 का पोजीशन R2 है,
तो Q1 और Q2 के बीच जो बल लग रहा है उस कितना होगा, उसका सूत्र लिखिए। तो हमें तो कूलम के बल के लिए क्या चाहिए, हमें इन दोनों आवेश के बीच की दूरी चाहिए, ये वाली दूरी। ये दूरी कितनी है? तो वेक्टर का सूत्र हमें क्या बताता है कि अगर मैं इस दूरी को डेल्टा आर मान लूं या आर मान लूं, आर, तो देखिए आर, अगर मैं इस तरफ ऐसा तीर लगाता हूं तो R1 धन R, त्रिभुज का नियम लगाइए, वेक्टर का त्रिभुज का जो योग का नियम क्या बताता है, R1 धन R बराबर R2, R1 धन R बराबर R2, ये इसके बराबर हो गया। तो R किसके बराबर हुआ, R बराबर R2 ऋण R1, ये हो गया, ये R का मान हो गया। ठीक है, अब ये बताइए कि ये अगर R का मान है तो यूनिट वेक्टर कितना हुआ, दिशा सूचक इकाई वेक्टर इकाई सदिश कितना हुआ, तो R सदिश ये किसके बराबर होता है, पूरा वेक्टर लिखना है, ये पूरा वेक्टर हमने लिखा बटे इस वेक्टर का सिर्फ परिमाण लिखना है, तो परिमाण लिखने का तरीका हमने ऐसा लिया, ये लगा दिया, ये मतलब लगाने से इसकी दिशा कैंसिल हो गई, अगर इसकी दिशा नहीं रही तो अब ये सिर्फ क्या बचा, परिमाण। तो परिमाण ऐसे लिखा जाता है मॉडुलस लगाकर, मॉडुलस लगाने से ये दिशा साइन कुछ नहीं रहा, केवल परिमाण रहा, परिमाण रहा, तो ये वेक्टर बटे परिमाण, ये यूनिट, ये याद रखिए। अब यहां आ जाइए, अब मैं इस सूत्र को लिखता हूं, बल F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R का वर्ग, लेकिन R यहां किसके बराबर है, R2 ऋण R1, और अगर हम सिर्फ उसका परिमाण लेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, R2 ऋण R1 इसका परिमाण, इसका क्या करना है, वर्ग। मैं यहां आ जाता हूं, यहां पर लीजिए, इसका क्या करना है, क्यूब पावर 3 गुणित वेक्टर, ये वाला वेक्टर कौन है, R, R वेक्टर का मान क्या है यहां पर, R2 ऋण R1, R2 ऋण R1, ये हो गया। फिर से देखिए, R क्यूब क्यूब वेक्टर वेक्टर, सिर्फ अंतर क्या आया कि यहां पर सिर्फ R था, उस R को चूंकि ये R हमको दिया नहीं गया, हमको R1 और R2 दिया गया, तो हमने अपने गणित का प्रयोग करके इस R को R2 और R1 की भाषा में परिवर्तित कर लिया। R क्या है, R2 ऋण R1, R2 ऋण R1। अब जहां जहां R आया था वहां पे हमने R21 लिख दिया, R21 लिख दिया, सिर्फ परिमाण था तो ये मॉडुलस लगा दिया, वेक्टर था तो वेक्टर ही रहने दिया, ये हमारा सूत्र बन गया। इसी तरह से अगर हम इसमें F12 का सूत्र बनाते हैं, F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बनेंगे Q1 Q2 गुणित ये बटे, अब यहां पर ये पलट जाएंगे क्योंकि बल उल्टा हो गया, तो R1 ऋण R2, R1 R2 इसका मॉडुलस करने के बाद इसका क्यूब गुणित यहां पर इसकी दिशा क्या हो जाएगी, R1 ऋण R2, ये इस दिशा में कौन, F12 1 पर लगने वाला बल Q2 के द्वारा इधर आएगा, इसलिए ये F12 ये F किस पर लग रहा है, 2 पर,
कौन लगा रहा है? 1। तो ये है F21 और ये है F12 और ये इन दोनों के सूत्र। ठीक है, तो ये होते हैं वेक्टर रूप। तो अब प्रश्न मुझसे जो छात्र पूछते हैं वो इस तरह का होता है कि सर अगर परीक्षा में ये आएगा कि कूलम्स लॉ का वेक्टर रूप लिखिए, तो हमें पहला रूप लिखना है, दूसरा रूप लिखना है या तीसरा रूप लिखना है? तो इस प्रश्न का तो उत्तर भी कोई स्पष्ट नहीं है। आपको ये देखना है कि ये प्रश्न कितने अंकों का दिया जाता है। यदि ये 1 अंक का प्रश्न है तो हमें उस उत्तर को एक वाक्य में ही देना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला लिखिए, जो कि अल्टीमेट, जो कि सबसे सही और सबसे बड़ा सूत्र है। हाँ, यदि आप इसे लिखते हैं तो याद रखिए ये बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका ना एक्चुअली हम लोग प्रयोग करेंगे जगह जगह पर। तो जहां पर ये भाषा उपयोग की गई है वहां इसका उपयोग करेंगे, जहां ये भाषा की गई है वहां इसका उपयोग करेंगे, जहां ऐसे वेक्टर दिए गए हैं वहां इसका उपयोग करेंगे। तो ये उपयोग जनित ज्यादा है जहां उपयोग किया जाएगा। हाँ, लिखने के लिए जब भी पूछा जाएगा वेक्टर फॉर्म में लिखिए, आप किसी को भी लिखिए, सही है। तो ऐसा नहीं होगा कि इसके लिखने से आपको नंबर मिलेगा और अगर आपने ऐसा लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेगा। मिलेगा, वो भी वेक्टर फॉर्म है, वो भी वेक्टर फॉर्म है, वो भी फैक्टर फॉर्म है। अंतर सिर्फ ये है कि हमको कैसी राशियां दी गई हैं उसके आधार पर हम अपना वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ने हमको बताया कि बल कितना लगता है। कूलम्स लॉ के बाद एक बड़े स्वाभाविक प्रश्न है और वो बहुत आवश्यक प्रश्न है और हर छात्र को ये प्रश्न आने ही चाहिए, इनके उत्तर आने ही चाहिए। जैसे 2 बिंदुओं पर 2 कण रखे हैं, उनके बीच में बल लगता है, एक दूसरे पर वो बल लगाते हैं, तो वो बल की दिशा कौन सी होती है, जो हमको शुरू में करना चाहिए था। तो कूलम का ये कहना था कि उनकी दिशा उस सरल रेखा के अनुरूप होगी जो उन दोनों कणों को मिलाकर बनती है। इसका ये मतलब है कि यदि एक बिंदु यहां है, दूसरा बिंदु यहां है, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है, इन दोनों को हमने इस रेखा से मिलाया, Q1 Q2। ये बल इस तरफ लग सकता है, इस तरफ लग सकता है, संभव है। इस तरफ और इस तरफ क्या ये बल लग सकता है? नहीं लग सकता है। ये 2 दिशाओं में ये बल नहीं लगेगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो बल लगेगा उसकी दिशा इस लाइन के अनुसार या तो इसकी तरफ होगी या उल्टी तरफ होगी, लेकिन रहेगी लाइन के अनुसार ही। ये ऐसी। अब इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए, दिशा का नियम, बल के लगने का दिशा का नियम। कूलम बल लगने की दिशा Q1 Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुरूप होगी और रेखा के अनुरूप होगी। अब इसी में एक दूसरा नियम, इस क्षेत्र में उपस्थित अन्य जितने भी आवेश होंगे वो अन्य आवेश दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित नहीं कर पाएंगे।
देखिए ये Q1 Q2 Q1 Q2 के बीच 100 न्यूटन का बल लग रहा है। यहाँ पर एक दूसरा आवेश है Q3 इस पर बल लगाता है। जब Q3 ने इस पर बल लगाया तो Q1 Q2 के बीच 100 न्यूटन नहीं बदलेगा। अब यदि ये Q3 यहाँ पर है, ये Q1 को इस तरफ खींच रहा है, क्या Q1 Q2 के बीच बल में कोई परिवर्तन होगा या ये 100 ही रहेगा? कोई परिवर्तन नहीं, ये अभी भी 100 का 100 ही रहेगा। अब ये Q3 को उठा के हमने Q1 Q2 के बीच में रख दिया। अगर यहाँ रखा तो क्या Q1 और Q2 इन दोनों में कोई परिवर्तन होगा? तो Q1 Q2 के बीच कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो Q3 को उठा के इसके बीच में रख दिया तो भी Q1 और Q2 के बीच में जो 100 न्यूटन अपना लग रहा था उस पर कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, ये इसको 100 न्यूटन से खींच रहा है, ये Q3 और आ गया, ये भी इसको 100 न्यूटन से खींच रहा है, तो इस पर लगने वाला कुल बल 200 हो सकता है, लेकिन Q1 Q3 के बीच 100 था, वो 100 ही रहेगा। तो Q3 यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, Q1 Q2 के बीच का जो फोर्स था उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये आपको याद रखना है, ये बहुत आवश्यक है कि ये दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित नहीं करता कोई भी अन्य आवेश। ठीक है, ये एक जो इसमें बहुत आवश्यक है वो है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन का सिद्धांत ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि यहां पर ये हमने Q3 रखा, यहां पर Q2 रखा, ऐसे ही हमने दूसरे आवेश भी रखे। देखिए इस तरह से रखे, ये एक आवेश है Q1 और इससे R1 दूरी पर हमने ये आवेश रखा, ये Q है, यहां पर आवेश रखा Q1। एक दूसरा आवेश रखा हुआ है Q2 R2 दूरी में इस दिशा में। Q2 इसी तरह से Q3 आवेश को R3 पोजीशन में यहां पर रखा। अब ये इतने आवेश हैं और ये इस पर बल, तो इस पर ये सब मिलकर बल लगाएंगे। पहला कितना बल लगाएगा? इस Q पर Q1 ने कितना बल लगाया? FQ Q1, FQ Q1। दूसरे ने कितना लगाया? FQ Q2। F on Q, Q पर लगने वाला Q3 के द्वारा, Q3। अब ये सारे बल मिलकर एक कुल बल बनाएंगे और ये वाला योग कैसा होगा? ये सदिश योग होगा इस तरह से। अब हर एक बल को हम लिखते हैं कूलम के तरीके से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, QQ1 दोनों के बीच की दूरी R1 उसका वर्ग, QQ2 R2 इसका वर्ग और QQ3 R3 इसका वर्ग। ये सिद्धांत क्या कहलाता है? सुपरपोजिशन का सिद्धांत। एक आवेश पर उसी क्षेत्र में उपस्थित सभी आवेश बल लगाते हैं। फिर से लिख लीजिए, एक आवेश पर उस क्षेत्र में उपस्थित सभी आवेश बल लगाते हैं और उस पर लगने वाला कुल बल सभी बलों का सदिश योग होता है। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको मैं आपको लिख, सुपरपोजिशन का सिद्धांत, किसी एक आवेश पर उस क्षेत्र में उपस्थित सभी आवेश बल लगाएंगे। जैसे कि ये एक आवेश है, जितने भी आवेश इसके आसपास हैं सबका उस पर बल लगाएंगे, ये पक्का है। आप ये नहीं सोच सकते कि ये आवेश नहीं लगाएगा, हमारे कहने से नहीं होगा। जितने आवेश हैं सबके सब उस पर बल लगाएंगे और उस पर लगने वाला कुल बल कैसा होगा? सबका योग।
और कैसा योग? सदिश योग। यानी एक ऊपर बल लगाता है, एक नीचे बल लगाता है, तो ये कैंसल हो जाएंगे, शून्य हो जाएगा। ये संभव है। दोनों बलों का ये अर्थ नहीं है कि 4 इधर लग रहा है और 4 इधर लग रहा है तो 8 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये सदिश योग है। इस तरह से ये जो सिद्धांत बना, बहुत साधारण सिद्धांत है कि अगर एक से अधिक बल लगते हैं तो हमें सभी बलों को जोड़ना है। जितने आवेश हैं सब बल लगाएंगे और ये आप देख रहे हैं कुल बल क्या होगा। ये जो हमने लिखा है उसका आंकिक रूप ये है कि कुल बल सभी बलों का सदिश योग होगा और कूलम के लॉ से ये सब बल मिलकर आएंगे। ये क्या बना? ये बना सुपरपोजिशन का सिद्धांत। तो ये सुपरपोजिशन का सिद्धांत। अब हमने कूलम लॉ में सब कुछ पढ़ लिया। कूलम्स लॉ कूलम ने बनाया, क्यों बनाया, क्या होता है इसमें, और चीजें जो आपने पढ़ी कि इससे संबंधित राशियां कौन कौन सी होती हैं। और उससे सबसे महत्वपूर्ण राशि हमने क्या पढ़ी? पराविद्युतांक, विद्युतशीलता। हर माध्यम में एक विद्युतशीलता होती है, उससे हमारा परिचय हुआ कि विद्युतशीलता क्या होती है, पराविद्युतांक क्या होता है, बल किस किस से प्रभावित होता है, इस बल के नियम क्या हैं, इस बल की दिशा कौन सी होती है, इसके आधार पर एक कूलम विद्युतीय आवेश की परिभाषा क्या होती है, ये हमने देखी। और इसके सुपरपोजिशन के क्या सिद्धांत हैं वो हमने देखे और किस तरह से इसे हम सदिश रूप में लिख सकते हैं। तो ये कूलम लॉ के बारे में सब कुछ पढ़ा और अब इसके बारे में हमें प्रैक्टिस करनी है। किस चीज की प्रैक्टिस करनी है? कि इसके आंकिक प्रश्न किस तरह से होते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग हर चीजों को अंक में लेते ही हैं। कितना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कितना होगा। तो बल कितना लगेगा, किस दिशा में लगेगा, और यदि इतना बल लग रहा है तो आवेश कितना होगा। इस तरह से बहुत सारे अंकों में प्रश्न बनाए जाते हैं और जितने आप उन प्रश्नों को हल करेंगे उतना आपके कूलम्स लॉ की समझ आपकी और ज्यादा बढ़ेगी। तो आगे की एक कक्षा हम लोग लेंगे इसके आंकिक गणित, इसके हल करने के लिए आंकिक प्रश्नों को इसके हल करेंगे।